इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 भारतीय कला का परिचय, जिसका हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? इतिहास के जितने भी शैल चित्र थे उसके बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो पढ़े ना। उसके बाद से मौर्यकालीन सभ्यता हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन से कला देखने को मिला। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद मरणोत्तर कालीन प्रवृत्तियां भारतीय इतिहास में, चाहे भारतीय कला में मरणोत्तर कालीन के बाद, मौर्य काल के बाद क्या हुआ उसके बारे में। अब हम जानेंगे प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं। अब उसके भी बाद हमारे इलाके में क्या हुआ और जो भी चित्रण बनाए गए, चित्र बनाए गए, कैसा बना, किस वजह से बनाया गया, उद्देश्य क्या था उसको बनाने का, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। अजंता के बाद भी हमने अजंता, एलिफेंटा, एलोरा ये पढ़ा ना, 3 गुफा सबसे ज्यादा, नासिक का, औरंगाबाद का, भोपाल का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कश्मीर का। अब हम जानते हैं उसके अलावा उसी में कौन कौन से चित्र ज्यादा गहरे, थोड़ा कलर वाला, रंग वाला बनाया गया है। तो अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पूरा स्थल बचे हैं। अजंता के बाद देखा जाए तो बहुत कम जगह बचा है जो चित्रकला की परंपरा के पुनः निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने की बात यह भी है कि प्रतिमाएं अत्यधिक पलस्तर, जितने भी प्रतिमा वहां पर बना है बहुत ज्यादा पलस्तर और रंग रोगन की गई थी। मतलब बहुत ज्यादा उसको पलस्तर और रंगा हुआ था, उसको रंग रंग का बनाया गया था, बहुत ज्यादा रंगाई की गई थी उसमें। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थलों पर पहुंचती है, चाहे चलती रही, जहां मूर्ति कला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। जो भी हमारे परंपरा थी गुफा खोदने का, ये साथ साथ चलती रही। कहां पर? जहां पर मूर्ति कला और चित्रकला दोनों एक साथ उपयोग में लाए जाते थे, वहीं पर ये ज्यादा सक्षम हुआ। अब देखते हैं हम बादामी के बारे में। बादामी भी थोड़ा मोरा प्रसिद्ध है, लेकिन थोड़ा मोरा में मतलब समझते हो बहुत ज्यादा। ये देखो, सहायकों के साथ महारानी बदामा। तो महारानी बदामा मतलब बदामा किसी औरत का नाम है, महारानी का नाम है, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि चित्र में क्या बताया जा रहा है। चित्र तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने जाने के बाद ठीक से दिखाई देगा। ऐसे मैं जाने वाला हूँ, औरंगाबाद जाऊंगा अभी 5-6 दिन के बाद, तो मैं वहां पर देख कर आता हूँ, फोटो क्लिक करके लाऊंगा, आपको यहाँ पर पोस्ट करके दिखाऊंगा। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। फिर से समझो आप, एक ऐसा जगह जो कर्नाटक राज्य में है। यह चालुक्य वंश जो कर्नाटक में रहा करते थे, तो चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। उस समय उन लोगों की राजधानी थी। 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब आज से 1500 वर्ष पहले इन लोगों का शासन चल रहा था। वाकाटक शासन, उसके बाद वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने ढक्कन दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। देखो वहां पर जो वाकाटक शासन थे उसके पतन, जब उसका खात्मा हो गया, उसके बाद ही चालुक्यों ने वहां पर, चालुक्य जो राजा थे वो ढक्कन मतलब क्या, तेलंगाना वाला इलाका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आपको तमिलनाडु का जो बीच वाला इलाका है उसको, और दक्षिण भारत में आप इधर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में चले आओ, इधर उन्होंने अपना सत्ता को हासिल किया, सत्ता स्थापित किया। मतलब अपना राज्य यहां से लागू कर दिया कि अब यहाँ पर मेरा राज्य चलेगा जी। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। मतलब जो बादामी नरेश उस समय मंगलेश जो थे, वो क्या किए, जब गुफा खोदा जा रहा था बादामी गुफा, तो उसको संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा दिया, और उसमें जो भी देख रेख कर रहा था उन्होंने किया। वह मतलब जो नरेश मंगलेश जो थे, वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र थे।
मतलब प्रथम जो राजा थे उसके पुत्र थे, और कार्तिक वर्मन प्रथम का भाई, कार्तिक वर्मन प्रथम का वो भाई थे। समझ में आ रहा था ना? मंगलेश किसके भाई थे? कार्तिक वर्मन के भाई थे, ठीक है। और किसके बेटे थे? तो बेटे थे पुलकेनिस, नरेश पुलकेनिस प्रथम के वो बेटे थे, छोटे बेटे थे, सबसे छोटे। तो गुफा संख्या 4 के शिलालेख में, गुफा संख्या 4 में जाओगे तो उसके शिलालेख में 578 से लेकर 579 ईस्वी का उल्लेख आपको वहां पर मिलेगा, उल्लेख है। और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी, और ये विष्णु को ही समर्पित किया गया था ये गुफा बनाकर। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी, मतलब कलयुग में खोदी गई थी। और इसका संरक्षक राजा जो था मंगलेश, वैष्णव धर्म का अनुयायी मतलब भक्त था। इसका भक्त मंगलेश जो थे वो विष्णु धर्म के विष्णु भक्त था, ठीक है। अतः आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत जो है, छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। कितना? सिर्फ एक ही अंश उस पर बचा है जो देखने लायक है। आगे आते हैं। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं कि राजमहल कैसा है। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कार्तिक वर्मन जो पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ, मतलब अपनी पत्नी और कुछ मंत्रियों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दिखाया गया है, उसमें दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर देखा जाए तो इंद्र और उसके परिवार की आकृतियां हैं। अब दृश्य फलक के कोने की तरफ देखेंगे, कोने की ओर, तो इंद्र और उसके परिवार की आकृतियां वहां बनाई गई है। मतलब जब वो नृत्य चल रहा था तो इंद्र भी वहां पर देखने आए थे, ये सबूत है। शैली की दृष्टि से जो वहां पर चित्र बना है उसकी दृष्टि से कहा जा सकता है, कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक के भित्ति चित्रण परंपरा का विस्तार है। अब देखो, हमने ऊपर भित्ति चित्रों का मतलब क्या समझा कि भैया वो कुछ चित्र होगा जो उसके बाद बनाया गया होगा, मौर्यकालीन के बाद। लेकिन भित्ति चित्र का मतलब होता है कि गुफा के अंदर में जो चित्र बना है उसी को भित्ति चित्र परंपरा बोलते हैं, वही भित्ति चित्रण है। तब बादामी तक की भित्ति चित्रण परंपरा का विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा फैला, और अंदर भी लोग चित्रकारी करना भूले नहीं, सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये तस्वीर आप देख लिए हो, ये सहायकों के साथ महारानी बादामी यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ ना कुछ तो कर ही नहीं होंगी। इसकी लयबद्ध रेखाएं जो एकदम लाइन बाय लाइन लिखा गया है, तो लयबद्ध रेखाएं धारा प्रवाह रूप और सुसंग्रह चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण है, जो ईसा की 6ठी शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती थी। यहाँ पर देखो, जो भी लयबद्ध तरीके से, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन, कोना बाय कोना, एकदम जो एकदम चुस्त या तंदुरुस्त बनाया गया है उस पर चित्र, ये देखा जाए तो जो ये कुशलता जो है ना, कला कुशलता, चाहे वो परिपक्वता, मतलब इतना गहराई से बनाना, एक सुंदर उदाहरण के रूप में पेश है, जो ईसा की 6ठी शताब्दी के जो कलाकार थे, मतलब आज से 2500 वर्ष पहले, तो उनमें पाई जाती थी। ठीक वही चीज ये लोग बनाकर दिखा दिए। तो राजा और रानी के रमण्य, रमण्य का मतलब क्या होता है? जब वो एक जगह पर बैठकर प्रेम प्रसंग करे, चाहे उनसे प्रेमालाप करे, प्यार भरी बातें करे, चाहे कुछ भी करे। तो राजा और रानी के रमण्य मतलब उनके स्वयं सोने वाले कक्ष भी हो सकते हैं जी, लेकिन रमण्य का मतलब होता है एक जगह बैठकर बात विचार करना, प्रेम प्रसार करना, कुछ कुछ करना, कुछ कुछ आप समझ सकते हो। एवं
लवण्यम मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाती है। जो वहां पर लयबद्ध मुखमंडल बनाया गया है, उसको देखने के बाद अजंता की चित्र की शैली हमें याद आ जाती है। जब आप देखोगे उसको तो लगेगा ओ तेरी, ये तो अजंता में बना हुआ है जी। उनकी आंखों के गर्तिका, उनकी आंखों की गर्तिका, सॉकेट, सॉकेट मतलब क्या समझते हो, जिसमें आपका पपली जो रहता है ना, पपली पूरा आंख आपका गोल जो है ना, जिसमें रखता रहता है उसको गर्तिका बोलते हैं। सॉकेट मतलब जिसमें आकर एक कुंडी लग जाए तो पूरा आंख वाला हड्डी जो गोलादार अंदर है तो वो बड़े हैं। आंखें आधी नीची हुई मतलब आधी बंद है, आधा ही खुला है, और ओठ जो है आगे निकले हुए हैं, निकले हुए दिखाया गया जैसे अजंता में हमें देखने को मिला। अजंता में, एलोरा में, चाहे एलिफेंटा की गुफाओं में, वैसे ही यह ध्यात्व है कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं जो है वह सुस्पष्ट है और संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करता है या करती है। अब स्त्रीलिंग लगेगा पुल्लिंग लगेगा, इसमें रहोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो उसकी सुंदरता, सुंदर मतलब सुंदर, सुंदरी चाहे सुंदरता, ये स्त्रीलिंग शब्द होती है, इसलिए सुंदरता प्रदान करती है, मतलब उसके चेहरे पे, उन लोगों के चेहरे पे एक सुंदर भाव को प्रकट करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया है। जो आकृति वहां पर बनाया गया है, पूरा आकृति को बहुत बड़ा बना दिया है। पल्लव पांड्य, पल्लव पांड्य और चोल राजाओं के शासन काल में भित्ति चित्रण, यहाँ पर देखो पल्लव पांड्य और चोल राजा जो थे उन राजाओं के शासन काल में भित्ति चित्र कौन कौन से बनाए गए गुफा के अंदर। तो उत्तर चित्रकला की परंपरा, उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासन काल में दक्षिण भारत में आगे जाएंगे तो तमिलनाडु तक फैल चुकी है। पूरा तमिलनाडु इलाका फैला हुआ है। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पल्लव राजाओं जो पल्लव के राजा थे, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे। जो दक्षिण भारत में उन्होंने कुछ जगहों पर राज किया, वो बहुत बड़े कला प्रेमी थे और कलाकारों को संरक्षक मतलब सुरक्षा भी उनको देते थे। और आगे है महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पन्नामलाई, मंडकपट्टू, तो मंडकपट्टू और कांचीपुरम, जिसको तमिलनाडु आज बोलते हैं, तो कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। और वही मंदिर आज बहुत भव्य तरीके से आपको पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। पर्यटक वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जाते हैं। तो मंडकपट्टू के शिलालेखों में कहा गया है, मंडकपट्टू के शिलालेखों में देखोगे तो उसमें कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था। मतलब महेंद्र वर्मन जो था उनको हर प्रकार की कला आता था। कैसे में? विचित्र चित्र मतलब जिज्ञासु मन वाला बताया गया है। चित्रकार पुल्ली मतलब कलाकार केसरी उनको बोला गया, उनको हर प्रकार का कला आता था। चैत्यकारी मतलब मंदिर निर्माण भी उनको पता था कि कैसे होगा। तो मंदिर निर्माण जिसको पता है वह हमारे ग्रंथों के बारे में भी जानता होगा, हमारे ग्रहों के बारे में जानता होगा, सब प्रकार की नॉलेज ज्ञान उनको था। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था, बहुत ज्यादा। इन मंदिरों चाहे दिवालियों में, मंदिर चाहे वो आपको मंदिर का दीवाल होता है, चाहे कोई भी पहाड़ का दीवाल, गुफा का दीवाल, तो दिवालियों में पाए ये देखो चित्र, ये चित्र हमें दिखाता है सीतनवासल और ये पूर्व का पांड्य कला के चित्र 9वीं शताब्दी ईस्वी का है। मतलब आज से करीबन 1100 साल पहले का चित्र है। आगे देखते हैं, ऊपर हमने क्या जाना, दिवालियों में
पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। महेंद्र वर्मन जो था, वो जो कल्पना करते थे, जो प्रेरणा देते थे, उसी के प्रेरणा से सब चीज बनता था। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं, ज्यादा नहीं, कुछ ही बचा है। पन्नामलाई देवी की आकृति, पन्नामलाई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई है। मतलब एकदम थोड़ा सुंदर ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा लटकापन और थोड़ा सा उसमें अनोखापन दिखाया गया है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश, अभी देखा जाए वहां पे तो कांचीपुरम में जो मंदिर है तमिलनाडु में, उसके चित्र तत्कालीन अभी के समय में जो पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षक में बने हैं। पल्लव नरेश के आज भी वंशज वहां पर है, जिनका नाम है राज सिंह। तो राज सिंह के संरक्षण में बने थे, जो जिसका वंश आज भी चलता है। आज भी उनका महल बहुत बड़ा है जी, वहां का तमिलनाडु में आज भी महल है इन लोगों का। अब तक उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। उनमें सोमस्कंद कुछ चित्रित किया गया है। सोमस्कंद कौन थे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा गया है। सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, गोल है और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई गई, एकदम बहुत अच्छे से उसको बनाया गया है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में, पूर्ववर्ती काल के चित्रों में देखा जाए तो उसकी तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा? अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा, गले के नीचे का जितना भी चित्र है पहले जैसा ही है, मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है। जो नीचे का जगह था गर्दन के नीचे का, उसको लंबा बनाया गया है। अब पता नहीं क्यों, शायद बनाने वाला कुछ लंबा लाइन खींच दिया, इसलिए लंबा बना दिया गया। जब पांड्या सत्ता में आए तो उन्होंने कला को संरक्षण प्रदान किया, वो भी कला को आगे बढ़ाए। तो तिरुमलाईपुरम की गुफाओं और सितनवासल, तिरुमलाईपुरम की गुफाएं और सितनवासल पुडुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है, जो हम अभी देख सकते हैं। तो तिरुमलाईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है, एकदम टूटी हुई परतें आज भी दिखेगा आपको। सितनवासल में चैत्य के बरामदे कहाँ पे? सितनवासल में जो बहुत सारा बड़ा बड़ा कक्ष था, उसके बरामदे भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर। भीतरी छत के ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट पूरा चारों तरफ जो एक बॉर्डर दिया जाता है ना, उस पे, तो उस बॉर्डर पर चित्र दिखाई देती है। शायद आप वहां पर जब जाओगे तो आपको देखने को सुनहरा अवसर मिलेगा। तब बरामदे के खंभों पर, किसके? बरामदे, बरामदे मतलब बरांडा। तब बरामदे के खंभों पर नाचती हुई, पिलर वाले जगह पे, तो उस पिलर पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां देखी जा सकती है। स्वर्ग से आई हुई परी का उस पर चित्र आपको दिखेगा। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं सुदृढ़ के साथ खींची हुई है, मतलब एकदम लाइन के साथ एकदम सावधानी पूर्वक उसको खींची गई है। और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग, और हल्का पृष्ठभूमि मतलब हल्का तौर पर देखा जाए तो उस पर हल्का लाल रंग से चित्रित की गई है। क्या चीज चित्रित की गई है? अरे कुछ ना कुछ तो उस पर बनाया गया ना, चित्र बनाया गया है। तो शरीर का रंग पीला है, शरीर का रंग क्या है? पीला है, लेकिन उसमें सुंदरी लाल रंग को हल्का हल्का उसको पृष्ठभूमि मतलब उसके कोना वोना पर दिया गया है। तो शरीर का रंग पीला है, अंगों में लचक दिखाई देती है। लचक मतलब क्या होता है? एकदम कोमलता, सुंदरता, सेक्सी बॉडी दिखाई देता है उसमें। नर्तकियों के चेहरों पर, जो भी नाचने वाली थी, उन लोगों के चेहरे पर भावों की झलक है और अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है, एकदम लयबद्धता तरीका से बहुत अच्छा दिखता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की
सार्वजनिक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक है। इन आकृतियों की आंखें जो है बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई दिखाई देती है। आंखों की यह विशेषता जो है ढक्कन और दक्षिण भारत के परवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है, जो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ये चित्र आप देखो, ये देवी 7वीं शताब्दी ईस्वी मतलब आज से करीबन 1300 वर्ष पहले ये पन्नामलाई के चित्र है। कितना अच्छा चित्र बनाया गया ना। आप ऐसा बना दोगे क्या? अभी देखकर नहीं बना सकते। आप बना सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, उस पर आप फोटो बनाकर आप भेज दो। मैं आपको अवार्ड दूंगा, सर्टिफिकेट दूंगा इसका। आगे देखते हैं। तो देवालय बने और उनमें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने और उनको संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासन काल में भी जारी रही। वो लोग भी जारी रखे उसको, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था, जिन्होंने आज से 1100 वर्ष पहले से लेकर उसके बाद से 700 वर्ष पहले तक उन्होंने राज किया। करीबन 400 वर्ष दक्षिण में उन्होंने राज किया। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला जिसको वस्तु कला बोलते हैं, कोई भी सामान का बनाने की निजी तौर पे कोई भी आपको कला, नहीं समझे ना? स्थापत्य कला मतलब वस्तु कला, किसी भी चीज को बनाने की कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे, सामने सामने दिखने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर और गैंगकोंड चोलपुरम। आगे आता है दारासुरम के मंदिर क्रमशः राज राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराजा चोल द्वितीय के शासन काल में बने थे, और उन लोगों ने उसको बनाकर एक अच्छा आकृति प्रदान किया। मेरा मानना है ना जी कि उन लोगों को जब महल वगैरह में कुछ बनवाना था तो उस पहाड़ी से पत्थर कटवाते थे, तो उसमें कुछ डिजाइन बनवा देते थे देखने के लिए, चाहे रहने के लिए। नहीं तो उन लोगों को पता था कि मेरे राज्य की भलाई चाहिए तो इस पहाड़ में आकृति बनाओ कि कोई भी आगे चलकर जो भी राजनेता आएंगे इस पहाड़ को काटने के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे इसको बचाने के लिए। एक कारण यह भी हो सकता है। वैसे तो नर्तमलाई में चोल कला के चित्र देखने को मिले हैं, हाँ सब जानते हैं कि मिले ही होंगे, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र का है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं और इन्हें खोदने पर पाए गए हैं कि वहां चित्रकारी की दो परतें थी, उसके बाद उसको बनाया गया है। और ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के 16वीं शताब्दी में जो नायक शासक थे तो नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महापरंपरा के नमूने सामने दिखाई ही दे दिया। और इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, तिरुपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राज राजा चोल और परामर्शदाता कुरुवर जो उनको परामर्श देते थे, तो परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्र को भी दर्शाया गया है। किसको वहां पर कैलाश शिव के हर भाग को वहां पर दिखाया गया, जैसे कैलाशवासी, तिरुपुरांतक शिव, नाचने वाले नटराज शिव, आदि शिव, अनंत
और संरक्षक देने वाले राजा चोल को भी, और जो परामर्श करता था, और कुरवर को भी, और जो नाचने वाली थी वहां पर नृत्यांगनाओं, जो नाचने वाली अप्सरा थी, उनको भी वहां पर बनाया गया था। आप आसानी से उसको देख सकते हैं। आगे आता है विजयनगर के भित्ति चित्र। अब विजयनगर में कौन कौन से चित्र बनाए गए थे उसके बारे में तो ये हम अगले भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, कहीं कोई और चीज आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको जल्द ही 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई वहां पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।